फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए इस नेचर में पाए जाने वाले सिर्फ दो ही न्यूक्लिक एसिड मटेरियल हैं जो कि हमारे पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म, उनका हेरिडिटरी मेंटेन करना, उनके वेरिएशंस को कंट्रोल करना, सब कुछ हमारे सिर्फ इन्हीं दो जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू होता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए, ये जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले अबंडेंट न्यूक्लिक एसिड मटेरियल हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, हमारे माइंड में हमेशा हॉन्ट करते हैं, अच्छा डीएनए ये होगा, डीएनए वो होगा, ये चीज़ें से 2-4 पॉइंट्स होते हैं, वो हमें यूजुअली रिमेंबर होते हैं, रिकॉल होते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट द डीएनए एंड आरएनए इन अ ह्यूज मैनर, इन अ वेरी डिफरेंशिएटेड मैनर। सो लेट्स गो टू डिस्कस दिस डीएनए एंड आरएनए इन अ वेरी डिटेल। बस ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा इसे नहीं करने की कोशिश करूंगी, आपको सिर्फ टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी। तो लेट्स गो टू डिस्कस, राइट। तो देखिए, सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो आता है हमारा डिस्कवरी के बारे में, कि डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी। तो हम एनसीईआरटी में भी देखते हैं, मेनी मोर बुक्स आर देयर, जिसमें डीएनए की डिस्कवरी तो हर जगह दी होती है कि वॉटसन एंड क्रिक, दे वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन एक्चुअली में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने के पहले कोई और भी था जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि डीएनए टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय समबडी एल्स। वो कौन थे? ही वाज फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले ये टर्म दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि एक इन्होंने जो डिस्कार्डेड बैंडेज होते हैं जो वुंड के ऊपर लगाए जाते हैं, उस बैंडेज में से इन्होंने डीएनए निकाला था, क्योंकि उसमें सेल्स मौजूद थे, और क्योंकि जब हम बैंडेज हटाते हैं तो हमारे कुछ हेल्दी सेल्स भी निकल जाते हैं और डेड सेल्स तो हमारे मूव करते ही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उसमें डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो इनको लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो एक थ्रेड नुमा होता है, धागे की जैसी होती है, सॉरी। तो इन्होंने इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को कई बार आइसोलेट करने की कोशिश की थी और एज इट इज इंटैक्ट रूप में निकालने की सेल से कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू लैक इन द साइंटिफिक एडवांसमेंट ही वाज अनएबल टू एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो थ्रेड बार बार टूट जाए, इतना डेलिकेट होता है, हेयर लाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है, बिल्कुल थिन होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था उस समय में, जिस समय में साइंस में एडवांसमेंट नहीं थी। तो ही वाज अनएबल टू आइसोलेटेड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दिया था, लेकिन तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म वाज गिवन बाय एफ मिशर। लेकिन बाद में लेटर ऑन जब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस आई, तो दो साइंटिस्ट थे हमारे जो वॉटसन एंड क्रिक थे, लेकिन इन दोनों ने अकेले नहीं, देयर वर टू मोर साइंटिस्ट, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड एमएचएफ विल्किंस। इनके साथ मिलके इन्होंने डीएनए का पहला मॉडल प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में इन्हें कैसे मिला था? मान लीजिए इन्होंने जो देखा था एक्सरे लाइक स्ट्रक्चर, उसमें इन्हें कुछ इस तरीके से क्रॉस जैसा पैटर्न मिला था, और ये सेंटर में एक क्रॉसिंग शो कर रहा था, जो हम ऐसे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे साइड में जो था, ये साइड में आपके एक बैंडेड पैटर्न दिख रहे थे। ये बैंडेड पैटर्न ही आपके क्या थे? न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्हें मिला था, तो इन्होंने प्रपोज कर दिया यस इट इज डीएनए। ओके, नाउ कम टू द आरएनए। आरएनए का पहला जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था वाल्टर गिलबर्ट के द्वारा, और जो सबसे पहला आरएनए डिस्कवर किया गया था इट वाज एमआरएनए। ठीक, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डीएनए जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, इंट्रासेलुलर होता है और ये इंट्रा न्यूक्लियर होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है। इंट्रा न्यूक्लियर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केस में डीएनए जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक, लेकिन 2 ऑर्गेनेलीज और भी हैं जिनको हम ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं, जिनमें भी डीएनए इनका अपना ओन डीएनए होता है, जिसकी वजह से अपने प्रोटीन खुद सिंथेसाइज होते हैं। तो ये दे आर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम सब की बॉडी में पाया जाता है फॉर द एनर्जी रिसोर्स, एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और आरएनए वहीं पे देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं जो सबकी बॉडी में होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, तो ये तीनों अपना मिलके मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट,
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज बैक्टीरियोफाज 174, जिसमें हमारा डीएनए जो था वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर था, जिसमें कुल जो बेस पेयर्स थे वो आपके 5386 बेस पेयर्स नहीं, सॉरी इट इज न्यूक्लियोटाइड्स, सिर्फ इतने आपके न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद थे। ठीक है, कितने हो गए आपके 5386 न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेप्ट इन द बैक्टीरियोफाज। जबकि आरएनए की बात की जाए तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। नेक्स्ट, डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, मैंने अभी बताया डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मेजॉरिटी जितना भी आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो जो लिटिल अमाउंट में पाया जाता है दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए बिफोर प्रोसेसिंग जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, वो बिफोर प्रोसेसिंग वो मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन वंस द स्प्लाइसिंग इज डन इट इज मूव टू द साइटोप्लाज्म फॉर द फर्दर आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। आगे डीएनए जो होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एंड जेनेटिक्स, विच इज हेल्पफुल इन वेरी इंपॉर्टेंट फेज दैट इज इवोल्यूशन। मीन्स डीएनए जो होता है वो मेटाबॉलिज्म में कैसे कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म में वो ऐसे कंट्रोल करता है कि डीएनए के पास जो एक्टिव जीन्स होते हैं वो एक्टिव जीन से वो प्रोटीन बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा और सो मेनी अदर केमिकल्स इन आवर बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक स्टेट इन द बॉडी, कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो वो हो गया। उसके बाद डीएनए के एज इट इज जो जीन्स होते हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो करते हैं एज एन इनहेरिटेंस, तो वो एक इवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होता है। और समटाइम्स डीएनए के अंदर जो थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक बहुत ही एडवांसमेंट इवोल्यूशन होती है, वो भी डीएनए कंट्रोल करता है। लेकिन आरएनए वहीं पे देखा जाए तो आरएनए भी मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि पूरी प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो डीएनए से पॉलीपेप्टाइड वाया आरएनए होते हुए जाती है, लेकिन वो डीएनए के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी डायरेक्शन ऑफ डीएनए जब होगा तभी आरएनए प्रोटीन बनाएगा। Next, it follows Chargaff's rule, most important line, most important point कि डीएनए ऑलवेज फॉलो द चारगाफ रूल। चारगाफ का रूल क्या था? चारगाफ ने ये बताया था कि डीएनए जो होता है उसके अंदर जितना प्यूरिन्स होगा उतना ही पिरिमिडिन्स का नंबर होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जब दो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो वो एक उसको स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे डीएनए का जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्वाइट स्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वन प्यूरिन विल ऑलवेज बी लिंक्ड विद द अनदर पिरिमिडिन्स। तो एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ लिंक करेगा, तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन्स होगा, तो इट विल फॉलो द चारगाफ्स रूल। व्हाइल इन द केस ऑफ आरएनए इट विल नॉट फॉलो द चारगाफ्स रूल बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ऐसा कुछ नहीं है कि प्यूरिन अगर 10 होगा तो पिरिमिडिन्स भी 10 होंगे, नहीं, क्योंकि इट इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वहां कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता है चारगाफ के रूल को फॉलो करने का। आगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए इज इन मिलियंस इन नंबर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए का जो नंबर होता है वो मिलियंस, लाइक अगर हम एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरियम की बात करें तो वहां पे होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। जबकि अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो अगर सिंगल हेप्लॉइड सेल की बात करें तो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो सी द नंबर, इट इज इन मिलियंस, अनकाउंटेबल। इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं किया जा सकता कितना नंबर हो सकता है, ठीक है। और उस जबकि आरएनए की बात की जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है मैक्सिमम थाउजेंड्स तक पहुंचता है, 12,000 अप टू 15,000। सो ये एक थोड़ा बहुत डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए में है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है, बट अभी बहुत कुछ और बाकी है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी काफी कुछ डिफरेंसेस है जो मैं अभी और आप लोगों को बताऊंगी। तो वो डिफरेंसेस आपके जो मेजॉरिटी 3-4 डिफरेंसेस हैं उससे काफी हटके हैं और बहुत ज्यादा है। लाइक अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो यू कैन हैव अ मल्टीपल पॉइंट्स टू राइट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और आप सब लोग जानते हैं जब आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ते हैं तो इजीली बता देंगे कि वो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता कितना है, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ माइंडसेट, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा खत्म हो जाने की वजह से हम 2-4 ही पॉइंट्स याद कर पाते हैं। तो प्लीज वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बाकी पॉइंट्स भी यहाँ डिस्कस करती हूँ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे कौन कौन से डिफरेंसेस अभी और बाकी हैं।
तो उसमें पहला जो डिफरेंस होगा वो होगा डीएनए के नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो ATG से रिच होते हैं, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। व्हाइल इन द केस ऑफ RNA ऑल द अदर नाइट्रोजनस बेसेस आर सेम, A सेम, G सेम एंड C सेम, लेकिन थाइमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि आरएनए पहले आया, बिल्कुल सही बात है। आरएनए पहले कैसे आया? क्योंकि आरएनए में हमने देखा यूरेसिल होता है। तो जब आप यूरेसिल और थाइमिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट यूरेसिल के अंदर ही 5 कार्बन एटम्स पे जब मिथाइल ग्रुप अरेंज हो गया तो सब कुछ सेम था यूरेसिल में, लेकिन उसके 5 कार्बन 5th पोजीशन पे जैसे ही मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया वो थाइमिन बन गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ एविडेंस है कि आरएनए पहले आया था और डीएनए बाद में आया था। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। जैसा कि हम देखते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं 2 और 3 मिलकर डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन को, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाते हैं। जबकि वही आरएनए के केस में देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पे बनता है? सिर्फ स्पेशल पोजीशंस पे बनता है, हर जगह नहीं बनता है। जैसे अगर हम टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए हमारा ये लूप बन रहा है। ठीक है, तो ये जो लूप बन रहा है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेगा। बाकी अगर पूरे आरएनए की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको और कहीं भी नहीं दिखेगा। फिर डीएनए कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डीएनए एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है जो डीएनए को तोड़ने के लिए होता है, डीनेचर करने के लिए होता है, वो डीएनए होता है, जबकि वहीं आरएनए के केस में आरएनएज होता है। डीएनए हमारा लॉन्ग लिव्ड होता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो लंबे टाइम के लिए डीएनए हमारा जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। वही इन द केस ऑफ आरएनए इट इज़ शॉर्ट लिव्ड बिकॉज इसके केमिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो राइबोज शुगर के ऊपर जो हमारा सेकेंड कार्बन पोजीशन पे जो हमारा यहाँ OH लगा होता है, वो OH बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये आरएनए की जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट, इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि और एनसीईआरटी में भी डिस्कस है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट ही यही है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, तभी तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। यानी एक सेल से नया सेल जो फॉलोइंग बनाएंगे उसमें वो नए नए सेल्स में डीएनए जाएगा, तो रेप्लिकेशन कैपेसिटी होनी चाहिए तभी तो ये पोटेंशियल डीएनए के अंदर होता है, जबकि ये आरएनए के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है। फिर डीएनए नीड्स प्राइमर टू फॉर्म रेप्लिका। जब भी डीएनए का जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स डिटैच होते हैं, तो उस फ्रैगमेंट्स पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए डीएनए के केस में हमेशा ही प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आरएनए के केस में ऐसा है, जब रेप्लिकेशन ही नहीं होता है तो प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, डीएनए इज स्टेबल एंड शो स्लो म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन, जबकि आरएनए के केस में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए बीइंग हाईली स्टेबल इन नेचर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत लंबे जनरेशन से जनरेशन तक ये लंबे टाइम तक चलता है, और म्यूटेशन जो होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। अगर इसमें भी म्यूटेशन फास्ट होने लगे तो फिर जो इतनी लॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ एक स्पीसीज हम देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ अपनी बात करें, ह्यूमन मैमल्स की बात करें, तो इतना लंबे टाइम तक सर्वाइवरशिप एक ही स्पीशीज़ का मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि डीएनए है और वो अनस्टेबल है। ठीक, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट। इसका जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, जिसमें कार्बन की 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया, पूरा स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन देख के कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का जो पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, तो कार्बन सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है वो डिलीट होता है, जबकि राइबोज शुगर के केस पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट, डीएनए इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस, जीन एक्सप्रेशन में एक फर्स्ट स्टेप होती है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप होती है ट्रांसलेशन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो डीएनए के कमांड से ही आरएनए बनता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आपका वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो पूरा का पूरा डीएनए बनाने से आरएनए बनाएंगे। लेकिन ये आरएनए डीएनए से बनता है, लेकिन वही आरएनए कमांड कब देगा प्रोटीन बनाने का? जब वो ट्रांसलेशन में घुसेगा। तो आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कराता है, जबकि डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराता है। एक और जो पॉइंट है, डिफरेंस है, वो यहाँ इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए जो होता है उसकी रीनेचुरेशन प्रोसेस जो होती है, डीनेचर होने के बाद जो रीनेचुरेशन होता है वो क्वाइट स्लो होता है, जबकि आरएनए के साथ जो रीनेचुरेशन होता है वो क्या होता है? वो फास्ट होता है।
तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो नो नीड टू राइट 2 और 3 पॉइंट्स ओनली, जो कि हम यूजुअली करते हैं ऐसा काम, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी आपको मैंने देने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड नेक्स्ट अगर मेरी अगली वीडियोज़ को देखना है जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव अगर लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मैं इस तरीके से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक